एक ऐसी मशीन जिसके बिना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कभी पॉसिबल नहीं होता। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे उठता धुआं दुनिया के इंजन को चलाता था। और उस जादुई मशीन का नाम है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर की कहानी 1800s की दौर से शुरू होती है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फुल स्पीड में था। उस टाइम फैक्ट्रीज को एक ऐसी बॉयलर की जरूरत थी जो सिंपल हो, रिलेबल हो और इजीली स्टीम बना सके। सबसे पहले फायर ट्यूब टाइप बॉयलर रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1812 में डिजाइन किया था, जिसे हम कॉर्निस बॉयलर के नाम से जानते हैं। इस डिजाइन में एक बड़ा फ्लूइड ट्यूब के अंदर फायर पास होती थी और उसके बाहर वाटर होता था। इससे स्टीम जनरेट होती थी जो इंजन को पावर देती थी। बाद में एक फ्रेंच इंजीनियर मार्क सेगुइन ने 1828 में मल्टीपल ट्यूब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस डिजाइन में एक बड़ा ट्यूब के जगह कई छोटे ट्यूब्स यूज की गई, जिससे हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ गया और बॉयलर की इफिशियंसी काफी इंप्रूव हो गई। यही मल्टीपल ट्यूब कॉन्सेप्ट आगे चलकर मॉडर्न फायर ट्यूब बॉयलर का फाउंडेशन बना। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो फायर ट्यूब बॉयलर का इन्वेंशन किसी एक इंजीनियर का काम नहीं था। ये एक इंजीनियरिंग एवोल्यूशन था, जहां ट्रेविथिक ने फाउंडेशन दिया और सेगुइन ने उसे और इफिशिएंट बना दिया। तो दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर का हिस्ट्री कितना फैसिनेटिंग था। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और ये पूरा सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। इसे हम दो पार्ट में समझेंगे, कोर कंपोनेंट्स और सेफ्टी एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम कोर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, जो बॉयलर का मेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले आता है सेल। ये एक बड़ा सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसमें वाटर फिल किया जाता है और इसी के अंदर स्टीम जनरेट होती है। यही बॉयलर का मेन बॉडी है जो सारे कंपोनेंट को एक साथ होल्ड करती है और प्रेशर को सेफली कंटेन भी करती है। लेकिन सिर्फ पानी से स्टीम नहीं बनता, उसके लिए चाहिए हीट, और ये हीट आती है बॉयलर की सबसे पावरफुल पार्ट फर्नेस से, जिसे फायर बॉक्स भी कहा जाता है। ये एक इनक्लोज्ड चैम्बर होता है जहां एक्चुअल कंबर्जन होती है। यहीं फ्यूल बर्न होता है और यहीं से हाई टेम्परेचर हीट जनरेट होती है। फायर ट्यूब बॉयलर में फर्नेस यूजली सेल के अंदर ही लोकेटेड होता है ताकि हीट डायरेक्टली सराउंडिंग वाटर तक ट्रांसफर हो सके। फर्नेस के अंदर फ्यूल अपने आप नहीं जलता। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए यूज होता है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसे बर्नर असेंबली कहा जाता है, जहां इस फायर ट्यूब बॉयलर में फ्यूल के रूप में डीजल, ऑयल या नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है। साथ ही कंबर्जन के लिए रिक्वायर्ड एयर भी सिस्टम में सप्लाई की जाती है, जिसके लिए एक ब्लोअर यूज होता है जो मोटर से ड्रिवन होता है और एयर को कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ बर्नर तक भेजता है। इसमें लगे इस पार्ट को फ्यूल पंप कहा जाता है, जिसका काम फ्यूल को टैंक से खींचकर प्रेशर के साथ बर्नर तक भेजना होता है। बर्नर के अंदर फ्यूल और एयर एक केयरफुली कंट्रोल्ड रेशियो में मिक्स होते हैं। ये मिक्सिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कंवर्जन की इफिशियंसी और स्टेबिलिटी। जब ये फ्यूल एयर मिक्सचर रेडी हो जाता है तो इग्निशन के बाद एक स्टेबल और हाई टेम्परेचर फ्लेम जनरेट होती है और ये फ्लेम सीधा फर्नेस के अंदर एंटर करती है, जहां से हीट जनरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। यहाँ टेम्परेचर 800 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी ज्यादा हीट को कंट्रोल करने के लिए फर्नेस के अंदर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगाई जाती है। ये हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है जो स्टील सेल को डैमेज होने से बचाता है और हीट को रिफ्लेक्ट भी करता है। इसलिए फर्नेस को बॉयलर का हार्ट भी कहा जाता है। फर्नेस के दोनों तरफ लगे होते हैं फ्रंट और बैक ट्यूब सीट्स। ये दोनों ही थिक मेटल प्लेट होती है जो फर्नेस को आगे और पीछे के सेक्शन से कनेक्ट करती है। इन दोनों प्लेट में मल्टीपल होल्स बने होते हैं जिसमें स्मोक ट्यूब्स फ्रेमली फिक्स की जाती है। फ्रंट ट्यूब सीट ट्यूब्स के एक एंड को होल्ड करती है, जबकि बैक ट्यूब सीट उनके दूसरे एंड को सपोर्ट देती है। फर्नेस के अंदर जनरेट हुई हॉट गैस पहले फर्नेस के अंदर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में फ्लो करती है और फर्नेस में लगे इन छोटे ट्यूब से बाहर निकलकर एक छोटे चैम्बर में जाती है जो बॉयलर के पीछे लगा होता है। इस चैम्बर को रिवर्सल चैम्बर कहा जाता है। यहाँ गैस की डायरेक्शन रिवर्स होती है। उसके बाद ये गैस फायर ट्यूब्स में एंटर करती है और राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई पूरे ट्यूब्स बंडल को क्रॉस करती है।
जबकि इन ट्यूब्स के बाहर और सेल के अंदर पानी भरा होता है। यहीं पर होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर। ट्यूब के अंदर हाई टेम्परेचर गैस और बाहर रिलेटिवली ठंडा पानी। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती रहती है और धीरे धीरे ये पानी गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। जब गैसेस बैक ट्यूब सीट तक पहुंचती है तब तक वो अपनी काफी हीट वाटर को दे चुकी होती है। जब गैसेस अपना काम कर लेती है तो वो स्मोक बॉक्स में कलेक्ट की जाती है और वहीं से चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। ये प्रोसेस बॉयलर के अंदर एक नेचुरल डक्ट बनाए रखता है जो बर्निंग को कंटिन्यूअस रखता है। अब चलिए देखते हैं वो पार्ट्स जो बॉयलर को सेफ और कंट्रोलेबल बनाते हैं, यानी वो कंपोनेंट्स जो बॉयलर को प्रोटेक्शन के साथ साथ उसकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है। सबसे पहले आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज बॉयलर का एक इम्पोर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर कंटिन्यूसली दिखाता रहता है। इसी की मदद से ऑपरेटर को हर समय पता चलता रहता है कि बॉयलर सेफ प्रेशर पर चल रहा है या नहीं। अगर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो ऑपरेटर फ्यूल कम करके या सिस्टम चेक करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से प्रेशर फिर भी ज्यादा हो जाए तो बॉयलर को तुरंत बचाने के लिए ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस की जरूरत पड़ती है। इसी काम के लिए बॉयलर में सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। जब बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर अलाउड लिमिट से ज्यादा हो जाता है तब ये वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और एक्स्ट्रा स्टीम बाहर निकाल देता है। इससे बॉयलर का प्रेशर तुरंत कम हो जाता है और सिस्टम सेफ हो जाता है। प्रेशर नॉर्मल होते ही वाल्व फिर से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अगर सेफ्टी वाल्व ना हो तो प्रेशर डेंजरसली बढ़ सकता है और बॉयलर फट भी सकता है। इसी तरह सेफ्टी वाल्व बॉयलर को ओवर प्रेशर और डेंजरस एक्सप्लोजन से भी बचाता है। बॉयलर के सेफ ऑपरेशन के लिए पानी का लेवल करेक्ट रेंज में रहना बहुत जरूरी होता है। अगर पानी कम हो जाए तो बॉयलर ओवरहीट हो सकता है और अगर पानी ज्यादा हो जाए तो स्टीम के साथ पानी भी सिस्टम में चला जाता है। इसीलिए बॉयलर में एक बेहतरीन डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर या वाटर लेवल कंट्रोलर भी कहा जाता है, जो पानी के लेवल को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और जरूरत पड़ने पर पानी की सप्लाई को चालू या बंद कर देता है। ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर बॉयलर से दो अलग अलग पाइप के जरिए कनेक्टेड होता है। नीचे वाला पाइप बॉयलर के वाटर स्पेस से कनेक्टेड होता है जिससे बॉयलर का पानी कंट्रोलर के अंदर आ जाता है। इसी वजह से कंट्रोलर के अंदर पानी का लेवल बॉयलर के एक्चुअल पानी के लेवल के बराबर होता है। लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट के लिए सिर्फ वाटर कनेक्शन काफी नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर एक और पाइप लगाया जाता है जो बॉयलर के स्टीम स्पेस से कनेक्टेड होता है। ये अपर पाइप कंट्रोलर के अंदर स्टीम प्रेशर पहुंचाता है जिससे डिवाइस के अंदर और बॉयलर के अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाता है। जब दोनों जगह प्रेशर सेम होता है तब पानी का लेवल स्टेबल रहता है और सही तरीके से डिटेक्ट हो पाता है। इस कंट्रोलर के अंदर एक होलो फ्लोट लगा होता है जो पानी के सरफेस पर तैरता रहता है। जब पानी का लेवल बढ़ता है फ्लोट ऊपर उठता है और जब पानी का लेवल गिरता है फ्लोट नीचे आ जाता है। ये फ्लोट एक रॉड से कनेक्टेड होता है। फ्लोट के मूवमेंट के साथ रॉड भी ऊपर नीचे मूव करती है। रॉड के अपर एंड पर एक कंडक्टिव मेटल प्लेट लगी होती है जो इलेक्ट्रिकल कनेक्ट्स को ऑपरेट करती है। इस डिवाइस के ऊपर वाले सेक्शन में 3 अलग अलग हाइट पे मेटल रोड्स यानी इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो बॉयलर के पानी के लेवल को सेंस करते हैं। तीनों इलेक्ट्रोड्स का यूज पानी के लेवल को 3 इंपॉर्टेंट स्टेज में मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें जो सबसे नीचे वाला इलेक्ट्रोड है वो लो लेवल को डिटेक्ट करता है, मिडिल वाला नॉर्मल लेवल को और टॉप वाला हाई लेवल वाटर डिटेक्ट करता है। अब मान लीजिए जब बॉयलर में पानी का लेवल कम हो जाता है तो फ्लोट नीचे आ जाता है। फ्लोट के नीचे आने से रॉड भी नीचे मूव करती है और रॉड के अपर एंड पर लगी मेटल प्लेट सबसे नीचे वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही ये कनेक्शन बनता है सिस्टम लो वाटर लेवल डिटेक्ट कर लेता है। इस सिग्नल के मिलते ही फीड वाटर पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और बॉयलर में पानी भरना शुरू हो जाता है। साथ ही कुछ सिस्टम में ऑपरेटर को वार्न करने के लिए अलार्म भी एक्टिवेट हो जाता है ताकि किसी भी डेंजरस सिचुएशन से पहले ही एक्शन लिया जा सके।
इसी प्रोसेस के दौरान एक और इम्पोर्टेंट सेफ्टी कंपोनेंट काम करता है जिसे चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व कहा जाता है। ये वाल्व फीड वाटर पंप और बॉयलर सेल के बीच लगाया जाता है और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में पानी को फ्लो होने देता है, पंप से बॉयलर की तरफ। अगर किसी वजह से पंप बंद हो जाए या प्रेशर कम हो जाए तो ये वाल्व तुरंत बंद हो जाता है और बॉयलर का गर्म पानी वापस पंप के तरफ नहीं जाने देता। इससे रिवर्स फ्लो रुक जाता है और पंप कंप्लीटली सेफ रहता है। पंप चलने से पानी का लेवल बढ़ने लगता है और फ्लोट अब धीरे धीरे ऊपर उठता है। फ्लोट के ऊपर उठने पर रॉड भी ऊपर मूव करती है, जिससे मेटल प्लेट नीचे वाले इलेक्ट्रोड से डिस्कनेक्ट होकर मिडिल वाले इलेक्ट्रोड को टच कर लेती है। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल को इंडिकेट करता है। इस स्टेज पर बॉयलर सेफ कंडीशन में ऑपरेट करता रहता है, लेकिन अगर पानी भरना कंटिन्यू रहे और लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो फ्लोट और ऊपर उठ जाता है। इस पोजीशन पर मेटल प्लेट सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही मेटल प्लेट सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होती है, कंट्रोलर हाई वाटर लेवल कंडीशन को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। इस सिग्नल के मिलते ही फीड वाटर पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जिससे बॉयलर में पानी का फ्लो रुक जाता है। इस तरह सिस्टम बॉयलर को ओवरफिल होने से बचाता है और सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन मेंटेन करता है। बॉयलर में पानी का लेवल कंट्रोल हो चुका है, प्रेशर मॉनिटर हो रहा है और सेफ्टी सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। अब बात आती है जनरेटेड स्टीम को बॉयलर से बाहर कंट्रोल करके सप्लाई करने की। इसी काम के लिए बॉयलर पर स्टीम स्टॉप वाल्व लगाया जाता है। स्टीम स्टॉप वाल्व बॉयलर का एक इम्पोर्टेंट माउंटिंग होता है, जो बॉयलर में बनी स्टीम को मेन स्टीम लाइन में भेजने या रोकने का काम करता है। जब वाल्व ओपन किया जाता है, स्टीम पाइपलाइन में फ्लो करने लगती है और जब वाल्व क्लोज हो जाता है तो स्टीम का फ्लो कम्प्लीटली रुक जाता है। इसका यूज स्टीम सप्लाई को कंट्रोल करने, मेंटेनेंस के टाइम बॉयलर को लाइन से आइसोलेट करने और इमरजेंसी सिचुएशन में स्टीम को तुरंत बंद करने के लिए किया जाता है। बॉयलर में ऑपरेशन के दौरान पानी के अंदर धीरे धीरे इम्प्योरिटीज जैसे कि मिट्टी और नमक जैसा पार्टिकल जमा होने लगता है और इसी को रिमूव करने के लिए एक नहीं बल्कि दो तरह के बिलो ऑफ वाल्व यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉटम बिलो ऑफ वाल्व की। ये बॉयलर के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर लगाया जाता है, जहां हैवी इम्प्योरिटीज जमा होती है। जब इस वाल्व को ओपन किया जाता है तो हाई प्रेशर के साथ ये सारे हैवी इम्प्योरिटीज बॉयलर से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा बॉयलर में एक और बिलो ऑफ वाल्व यूज होती है जो बॉटम से थोड़ा ऊपर लगी होती है। ये वाल्व मेनली वाटर ड्रेनिंग या लाइट इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज होती है। इस प्रोसेस से बॉयलर के अंदर हीट ट्रांसफर इफिशिएंट बना रहता है। इन सब के अलावा सेल के ऊपर एक बड़ा सा होल होता है जिसे मेन होल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मेंटेनेंस के टाइम किया जाता है, जहां से एक इंसान अंदर जाकर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और रिपेयर का काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम फायर ट्यूब बॉयलर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को डिटेल्स में समझें कि कैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर बॉयलर को सेफ, इफिशिएंट और रिलेबल बनाते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक ही हमें बेटर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।